नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं पहली विधि का अध्ययन। पिछली क्लास में अपनों ने व्यक्तित्व मापन विधियों में जो प्रक्षेपी विधियां होती है उनका परिचय पढ़ा था। मैंने ये भी बताया था कि भाई अपन व्यक्तित्व मापन की विधियों को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं और 4 भागों में जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं उनको तो अपनों ने पढ़ ही लिया था। प्रक्षेपी विधियों को कल की क्लास में अपनों ने शुरू किया था, तो आज अपन उनको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले परीक्षण की शुरुआत अपनों ने पिछली क्लास में की थी, परंतु आज अपन फिर से उनका रिवीजन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में भी क्या पढ़ रहे थे? मापन की विधियां। मापन की विधियां। अब व्यक्तित्व मापन की विधियों में अपन प्रक्षेपी विधियां पढ़ रहे थे, और प्रक्षेपी में पहली विधि जो है व्यक्तित्व के मापन की और महत्वपूर्ण जो विधि है वो है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, ये व्यक्तित्व मापन की पहली विधि है। और मैंने आपको बताया भी था कल की क्लास में, थोड़ा सा अपनों ने शुरू किया था। यह परीक्षण कब आया? तो 1921 में आया था। ये भी बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। तो 1921 में किसने? स्वयं रोरशा ने ही इस परीक्षण का निर्माण किया था। और रोरशा का पूरा नाम क्या है? तो रोरशा का पूरा नाम है हरमन रोरशा। तो अपन कहेंगे कि भी इस परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? हरमन रोरशा। हरमन रोरशा इसके प्रवर्तक है। अपनों ने देखा था कि भाई इस विधि में किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है, या अपन बात करें कि भाई परीक्षण की प्रक्रिया कौन सी होती है। तो परीक्षण की प्रक्रिया की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो 10 कार्ड होते हैं, कुल 10 कार्ड होते हैं। और ये जो 10 कार्ड होते हैं उनमें से 5 कार्ड तो कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, बिल्कुल काले रंग के कार्ड होते हैं। और जो बाकी के कार्ड बचते हैं 5, उनमें से 2 कार्ड काले व लाल रंग के होते हैं। काले व लाल रंग के होते हैं। और जो 3 बच गए, अंतिम 3 बच गए, उनमें विभिन्न रंग होते हैं। विभिन्न रंग होते हैं, अर्थात अनेक रंगों के ये बने हुए होते हैं। अब ये होता है कि भाई कार्ड है वो जिसका परीक्षण किया जाना है, जिसका अध्ययन किया जाना है, उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके सामने रखे जाएंगे, उसको दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि भाई 2 काले व लाल यानी एक काला हो गया एक लाल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें दोनों कलर होंगे, दोनों में दोनों के दोनों कलर होंगे, यानी ये कार्ड है और ये कार्ड है। अब इसमें है वो मान लीजिए कहीं लाल डाल दिया, कहीं काला डाल दिया, इसी प्रकार से इसमें कहीं लाल डाल दिया और कहीं काला डाल दिया, यानी लाल व काला दोनों के दोनों रंगों, दोनों कार्डों में होते हैं, लाल प्लस काला। तो दोनों रंग दोनों कार्डों में साथ साथ चलते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्ड है, सभी के सभी कार्ड एक एक करके परीक्षण के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। परीक्षक के सामने, जिस का परीक्षण किया जा रहा है उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और उसे यूं कहा जाएगा कि भाई आपको इसमें कौन सी चीज दिखाई दे रही है, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। आपको जो भी चीज इसमें दिखाई दे रही है उसके आधार पर एक कहानी की रचना कर लीजिए, यानी एक कहानी लिखिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उससे कहानी लेखन करवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिख रही है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था
कि चांद को देखते हैं तो कुछ बच्चे यूं कहते हैं कि कोई बूढ़ी माँ है जो चरखा कात रही है, वो चरखा क्यों कात रही है। तो इस प्रकार से कहानी बन सकती है। कभी कभार आप देखते होंगे कि खुले आसमान में जब बादल घिराते हैं तो बादल भी अनेक आकृतियों के दिखाई देते हैं। तो उन बादलों में अभी आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले एक फोटो वायरल हुई थी बादलों की, जिसमें बादलों के बीच भगवान शिव की का चित्र नजर आ रहा था। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के रंगों से यूं छितरे हुए रंग होते हैं, तो उनमें से किस प्रकार से कौन सी चीज दिखाई देती है। और आपने एक ऐसा भी देखा होगा, देखिए नेट पे आता है, गूगल पर आप सर्च करते हो या यूट्यूब पर, कि उसमें यूं होता है कि हाथों के द्वारा कुछ भी आकृति बनाई जाती है, फिर उनको यूं करके और ऐसे ऐसे करके अनेक आकृतियों का निर्माण किया जाता है। पहले तो यूं तक पता नहीं चलता, हाथों के द्वारा इतनी सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, ऐसे लगता है कि 2 पुरुष है, 2 सजीव पात्र है जो इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। परंतु बाद में जब अंत में सामने आता है कि भाई हाथों के माध्यम से ये क्रियाएं की जा रही थी, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, होते हाथ है और अपने को दिखते हैं पुरुष कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके आधार पर अपन कहानी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इनमें भी, इन कार्ड्स में भी चित्र होंगे, शाइयां होंगी, रंग होंगे, जिनके माध्यम से जो भी जिसके भी सामने ये रखा जाएगा उसको यूं लगेगा कि हाँ, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो कहीं पर जा रहा है, या एक व्यक्ति है जो खेत में काम कर रहा है, खेत में बुआई का काम करता है। तो इस आधार पर वो कहानी बना सकता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें इस आकृति में किसी पुरुष का, किसी महिला का इस प्रकार के चित्र दिखाई देंगे। कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जिन्हें जानवरों के चित्र दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं उन्हें जानवरों से विशेष प्रेम है। तो इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व मापन कर लिया जाता है। इसके माध्यम से, इस परीक्षण के माध्यम से जो भी व्यक्ति है जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसकी संवेगात्मक स्थिति का अपन पता लगा सकते हैं। यदि वो इस संबंध में कोई भावुक पंक्तियों को लेकर आए या फिर कहानी ऐसी वर्णन करे कि जिसमें करुणा का भाव हो या प्रेम का भाव हो, तो उस आधार पर अपन उसके संवेगों का पता लगा लेंगे कि भाई व्यक्ति प्रेमी है या व्यक्ति करुणावान है या दयावान है। तो इस प्रकार से पता लगा लेंगे। अपन बुद्धि का भी पता लगा सकते हैं, व्यक्ति की बुद्धि का मापन भी यहाँ पर इस परीक्षण से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब कुछ लोग तो ऐसे भी आ सकते हैं, मुझे नहीं आता ये, आप दबाव डालेंगे तो वो 1-2 बात मुश्किल से बता पाएंगे कि मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोग ऐसे आएंगे कि इनके आधार पर सोच विचार कर एक लंबी कहानी लिख डालेंगे। तो यहाँ पर अपन यदि कोई सूक्ष्म विचारों के साथ एक अच्छी कहानी लिख देता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। और सोचने समझने की क्षमता किससे संबंधित होती है? बुद्धि से। तो व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति की सामाजिकता का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा या इस परीक्षण के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है, अगर चित्र में व्यक्ति को पुरुष दिखाई दे रहा है, और पुरुष भी एक नहीं 3-4 दिखाई दे रहे हैं, बड़े कार्ड होते हैं, ये तो छोटा सा है, आप यूं सोच रहे होंगे इसमें क्या, तो बड़े बड़े कार्ड होते हैं, उनमें आप करते हो। और इसके साथ साथ यूं भी होता है कि भाई जो व्यक्ति है वो यदि बहुत से लोगों का वर्णन कर रहा है, बहुत से जानवरों का वर्णन कर रहा है, और वो यूं उनमें सद्भावना दिखा रहा है, उनमें एकजुटता दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वह व्यक्ति समायोजन कर सकता है।
क्योंकि जिसमें समायोजन की पावर होती है, जो समायोजन की क्षमता रखता है, वो ही तो उन लोगों में समायोजन देख पाएगा, वो ही तो उनके समायोजन का चित्रण कर पाएगा। तो इसलिए इसके अंतर्गत, इस परीक्षण के अंतर्गत समायोजन क्षमता का परीक्षण भी किया जा सकता है कि व्यक्ति समायोजन किस हद तक कर सकता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बता देती हूं कि ये तो होते हैं कार्ड्स। कभी कभार यूं भी होता है कि इसमें एक कोई बड़ा गत्ता ले लिया जाता है। गत्ता जानते हो, गत्ता जो कागज में भी एक हार्ड कागज होता है, सख्त कागज होता है, उसे अपन कहते हैं। जैसे अपनी नोटबुक होती है तो उसको हार्ड कागज से या गत्ते से उसको सुरक्षित किया जाता है। तो पेजेस अंदर रहते हैं, ऊपर गत्ता रहता है। तो गत्ते पर क्या किया जाता है कि भाई जो धब्बे बना दिए जाते हैं, धब्बे बना दिए जाते हैं। तो वो धब्बे यूं नहीं होते कि व्यवस्थित भी नहीं होते, कलर भी निश्चित नहीं होता। परीक्षक जैसा चाहे, परीक्षक जो परीक्षण कर रहा है ना, वो जैसा चाहे वैसा धब्बा बना सकता है उस पर। और वो जैसे धब्बा बनेगा तो उस धब्बे में भी जिसका परीक्षण किया जा रहा है उस व्यक्ति को कौन सी आकृति दिखाई देती है, किस प्रकार की वो कहानी बना सकता है, उसके आधार पर भी व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो अपन पहले बात तो यदि यूं पूछ लिया जाए कि भाई इस परीक्षण में कार्ड्स कितने होते हैं, और आपको मैं बता देती हूँ जो प्रासंगिक अंतर्बोध है, एक परीक्षण और भी माना जाता है जिसे अपन थेमेटिक एप्रिसिएशन कार्ड कहते हैं या टेस्ट कहते हैं। तो उस टेस्ट में 30 कार्ड होते हैं। तो उनके बारे में पूछा जा चुका है कि भी इस परीक्षण में कितने कार्ड है। तो आपको कार्ड्स भी विशेषतः ध्यान रखने होंगे कि इसमें रोरशाही दबाव परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो ये पूछा जा चुका है कि रोरशाही दबाव परीक्षण में काले व लाल रंग के कितने कार्ड हैं। तो काले व लाल रंग में ये नहीं आएंगे, सिर्फ ये 2 कार्ड आएंगे और 2 उत्तर वहां पर सही माना जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो कार्डों से संबंधित सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो संभावना ये भी बनती है कि भाई इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के कौन से पक्ष का पता लगाया जा सकता है या व्यक्ति के कौन से पक्ष का मापन किया जा सकता है। तो संवेगात्मक पक्ष का मापन किया जा सकता है, सामाजिकता का, समायोजन का, बुद्धि का। इन चीजों का पता लगाकर अपन व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम व्यक्ति को उचित निर्देशन भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें कहीं कमी लग रही है तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें ये इस प्रकार की कमी आ रही है। तो उसके आधार पर फिर हम क्या करेंगे, उसको निर्देशित करेंगे कि भी आपको ये चीज, ये काम इस तरीके से करना चाहिए। तो ये होता है। साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ कि इस परीक्षण को करने के लिए ये नहीं है कि कोई भी इस परीक्षण को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी पर प्रयोग करके इसमें मूल्यांकन कर सकता है, आंकलन कर सकता है। जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें एक प्रशिक्षित जो परीक्षक होगा, प्रशिक्षित जो परीक्षक होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि मनोवैज्ञानिक होगा, वही इस परीक्षण को प्रशासित कर सकता है। प्रशासित करने का मतलब हुआ प्रयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अपने को ये नहीं पता, सामान्यतः हर किसी को ये नहीं पता होता कि भाई पुरुष आकृतियों का चित्रण करने का मतलब क्या होता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक ने यूं कहा कि भाई यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई बालक है जो एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता, जिसके हाथ या पैर, कुछ लोग होते हैं ना जैसे पैर हिलाते ही रहते हैं, तो उसने यूं कहा कि जो पैर हिलाता है वो कभी भी एकाग्रचित नहीं हो सकता, यानी वो अपनी मानसिकता को, अपने संवेगों को स्थिर नहीं कर सकता। तो अब देखो कैसे, कहां तो पैर हिलाना और कहां पर संवेगात्मक अस्थिरता आ गई। तो इसलिए ये चीजें हैं वो उसी मनोवैज्ञानिक को पता होगी जो इनका ज्ञान रखता होगा या जो प्रशिक्षित हो। तो फिर वही इस परीक्षण को या इस प्रयोग को कर सकता है। तो ये था रोरशाही दबाव परीक्षण, जिसका
प्रवर्तन 1921 में हरमन रोडसा द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण बातें यदि देखें तो 10 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स में 5 काले, 2 काले लाल होते हैं और 3 विभिन्न रंगों वाले होते हैं। गत्ते पर धब्बा बनाकर भी परीक्षक इसमें व्यक्ति पर प्रयोग कर सकता है। साथ साथ इसमें जो है वो व्यक्ति की संवेगात्मकता, सामाजिकता, समायोजन, बुद्धि इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। संवेगात्मक स्थिति का पता व्यक्ति का संवेगात्मक स्थिति का पता परीक्षक लगा सकता है और उचित निर्देश भी दे सकता है। तो ये है विधि हरमन रोडसा द्वारा दी गई रोडसा शाही धब्बा परीक्षण। ये इसका सामान्य परिचय था। मैं फिर भी यदि आप नोट बनाना चाहते हो तो मैं लिखवा देती हूँ कि भाई इस प्रकार से यह विधि चलेगी। चलिए देख लेते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से रख सको, तो आप बाद में भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि व्यक्तित्व मापन की विधियों में एक तो ये होगी प्रक्षेपी विधियां और दूसरी मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक विधियां जो फ्राइड के द्वारा दी गई है। ये दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपन देख लेते हैं इसको। सबसे पहली बात तो मैंने इसमें बताई कार्ड संख्या। तो इसमें कार्ड कितने होते हैं? तो कार्ड संख्या होती है 10। तो इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। ये बात होगी। जिसमें 5 काले रंग के 2 काले व लाल। यहां पर यही चीज ध्यान रखनी है कि जो 2 कार्ड होंगे प्रत्येक कार्ड में दोनों रंग शामिल होंगे, ठीक है। और जो 3 कार्ड बचते हैं, 3 कार्ड विभिन्न रंगों वाले होंगे। अब विभिन्न रंगों वाले का मतलब है कि ऐसे नहीं कि एक लाल हो गया, एक हरा, एक नीला, एक पीला, नहीं। प्रत्येक कार्ड में अनेक रंगों का मेल होगा, अनेक रंग उसमें डाल दिए जाएंगे। परीक्षक भी नहीं सोचता कि कौन सी आकृति वह बना रहा है, वो बस सीधे ही जिस प्रकार से बादल होते हैं ना, बादल ये थोड़ी ना सोचते हैं कि हम इस आकृति में जाएंगे। वो तो हम देखते हैं तो हम अलग अलग आकृतियां उनकी बना लेते हैं। कौन सी बनाते हैं? जो हमारे मस्तिष्क में चल रही होती है वही आकृति बन जाती है। तो इसलिए इसमें इन तीनों कार्डों में जो प्रत्येक कार्ड है वो विभिन्न रंगों वाला होगा। उसके बाद यदि अपन बात करें शाही धब्बा परीक्षण है, तो शाही धब्बा जाहिर सी बात है कि परीक्षक बिना सोचे समझे विभिन्न धब्बे बना देगा। इसमें काले धब्बे बना देगा, इसमें काले व लाल बना देगा, इसमें विभिन्न रंगों वाले बना देगा। उसके साथ साथ मैंने आपको गत्ते वाला भी बताया, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि गत्ते पर क्या किया जाता है? अनेक प्रकार के धब्बे बनाकर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये लीजिए, 3 बातें यहां पर हो गई। परीक्षण में 10 कार्ड होंगे, 5 काले, 2 काले लाल और 3 विभिन्न रंगों वाले, ठीक है। और सभी में धब्बे बने हुए होंगे, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि धब्बा परीक्षण है ना, शाही धब्बा परीक्षण, इसमें भी धब्बे होंगे। तो शाही धब्बा परीक्षण ये हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आगे भी बता देती हूँ कि किस किस प्रकार से इसमें क्या होगा। देखिए, इसमें आगे अपन क्या कह सकते हैं, ये जो विभिन्न धब्बे होंगे उसमें जिस पर परीक्षण किया जा रहा है उस व्यक्ति को विभिन्न आकृतियां दिखाई देगी।
और आकृतियां किसके अनुसार, मैंने आपको कहा ना, जो उसके मस्तिष्क में चल रही है वही आकृतियां उसे दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क में जो चल रही होती है हमारे, वो अचेतन मन की बात होती है। तो इसके माध्यम से हम अचेतन मन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि भाई इस परीक्षण द्वारा इसमें क्या होगा, विभिन्न आकृतियां नजर आएगी व्यक्ति को। तो इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति विभिन्न आकृतियों को देखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। ठीक है। इस परीक्षण में विभिन्न आकृतियां, अपनों ने आकृतियां नहीं बनाई है, अपनों ने धब्बे बनाए हैं, जिसमें उसे जो जो आकृतियां दिखेगी उस आधार पर वह अपने मन के विचार प्रकट करेगा। तो अपन ये यहां पर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी या विचारों के आधार पर व्यक्ति के अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी या विचारों के आधार पर व्यक्ति के अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस संबंध में कौन कौन सी चीज हो सकती है या कौन कौन सी विशेषताएं इसकी आ सकती है। देखिए इसमें क्या होगा, जो परीक्षक कार्ड्स को कैसे प्रेषित करेगा या परीक्षक परीक्षार्थी को किस प्रकार से प्रशासित करेगा, तो इस प्रकार की शब्दावली आप ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर है वो अपन इस वजह से भी प्रश्न गलत कराते हैं क्योंकि वो शब्दावलियां अलग होती है तो अपने को समझ नहीं आती। तो प्रशासित करने का मतलब है कि प्रयोग, और परीक्षक जो प्रयोग करता है और परीक्षार्थी जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, ये चीजें यहाँ पर होगी। तो इसमें क्या होगा, परीक्षक जो होगा, जो परीक्षार्थी है या जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जा रहा है उसके समक्ष एक एक कार्ड प्रस्तुत करेगा। ठीक है, हालांकि मैंने ये चीज भी बता दी थी आपको। तो एक एक कार्ड प्रस्तुत करेगा और उस कार्ड के आधार पर उस व्यक्ति से एक विवरण कहानी लिखने के लिए कहेगा। विवरण कहानी का मतलब है कि उसमें जो आकृति दिख रही है वो किस प्रकार से दिख रही है, क्या करती हुई उसे नजर आ रही है, उसमें कौन से भाव नजर आ रहे हैं, तो वो सभी चीजें एक कहानी के रूप में बनाकर वो लिखेगा। तो अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि परीक्षक व्यक्ति के समक्ष एक कार्ड प्रस्तुत करेगा तथा परीक्षक व्यक्ति के समक्ष, अब व्यक्ति कौन है ये आप ध्यान रखना है, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, ये आप ब्रैकेट में लिख लेना कि जिस पर प्रयोग किया जा रहा है। तो परीक्षक व्यक्ति के समक्ष एक एक कार्ड प्रस्तुत करेगा तथा उससे इनके आधार पर
विवरण कहानी लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। यहां पर वो परीक्षक उसे कहेगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो है वो इन धब्बों के आधार पर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट कर देगा। तो क्या करेगा व्यक्ति? ये प्रक्रिया चल रही है इसकी। सबसे पहले आप प्रक्रिया हेडिंग भी डाल सकते हैं। प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? परीक्षक आया, उसके सामने एक एक करके, एक साथ नहीं रखेगा, एक कार्ड दे दिया, कहानी लिखवा ली, दूसरा कार्ड दे दिया, कहानी लिखवा ली। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति धब्बों में नजर आ रही आकृतियों के आधार पर व्यक्ति क्या करेगा? आकृतियों के आधार पर अपने मन या मस्तिष्क के सभी विचारों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का चित्र अंकित कर देगा या चित्र प्रकट कर देगा। तो व्यक्ति धब्बों में नजर आ रही आकृतियों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को कहानी के द्वारा प्रकट कर देता है। व्यक्ति धब्बों में नजर आने, व्यक्तित्व को प्रकट करने का मतलब यही है, वे अपने विचार व्यक्ति प्रकट कर देगा। ठीक है, यहां पर क्या करेगा परीक्षक? जो व्यक्ति ने लिखा है, तो व्यक्ति द्वारा लिखी गई कहानी के आधार पर परीक्षक जो है, उसके व्यक्तित्व का आंकलन करता है। ये लीजिए, प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, सबसे पहले कार्ड एक एक करके कहानी लिखवाना, कहानी में व्यक्ति अपने विचार प्रकट करेगा, उस आधार पर परीक्षक जो है वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन कर लेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसके द्वारा या इस परीक्षण द्वारा जो किन किन चीजों का पता लगाया जा सकता है। तो इस परीक्षण के द्वारा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन या संवेगात्मक स्थितियों का है वो अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का पता परीक्षक या मनोवैज्ञानिक लगा लेता है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके माध्यम से इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के तो अपन पहले सामाजिक लिखेंगे। व्यक्ति के सामाजिक समायोजन बुद्धि तथा संवेगात्मक पक्षों का अध्ययन
अध्ययन किया जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है ये, व्यक्ति के सामाजिक पक्ष की जानकारी अगर अपन प्राप्त करना, यानी वो कहानी लिख रहा है तो उसमें उसका सामाजिकता का भाव दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसमें वह व्यक्ति सामाजिकता के संबंध में क्या सोचता है, वह समाज के साथ मिलजुल कर चलने वाला है या समाज के किसी भी कार्य में वह रुचि नहीं लेता। तो इस आधार पर ये समायोजन की स्थिति उसकी कैसी है, उसका बुद्धि स्तर कैसा है, उसकी संवेगात्मक स्थिति कैसी है, वो भावुक है या वो कठोर है। कठोर हृदय भी होते हैं ना कुछ लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रो रहा है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। तो संवेगात्मक इस पक्षों का भी अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने एक चीज और भी बताई थी कि भाई इस परीक्षण में अपने को एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको बारे में लिख लेंगे। इसको आप नोट लगाकर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के सामाजिक समायोजन, बुद्धि तथा संवेगात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो साथ ही अपन अंत में ये भी कह सकते हैं कि भाई एक प्रशिक्षित जो मनोवैज्ञानिक है वही एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही रोर्सचाक या फिर अपन यूं कहें रोर्सा के परीक्षण को प्रशासित कर सकता है। ये हो गया, एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही रोर्सचाक परीक्षण को प्रशासित कर सकता है। तो इसी के साथ रोर्सचाही दब्बा परीक्षण है वो हमारा कंप्लीट होता है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें इसमें पूछी जा सकती है वो सारी की सारी अपनों ने देख ली है। तो इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं एक अत्यंत और ही महत्वपूर्ण मापन की विधि की तरफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला जो परीक्षण है या अगली जो व्यक्तित्व मापन की विधि है वो कौन सी है? देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे अपन थेमेटिक, प्रासंगिक को अंग्रेजी में थेमेटिक कहते हैं। तो अपन थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी इसे कह सकते हैं। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि भी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अथवा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको यूं भी कहा जा सकता है। देखिए, थेमेटिक यानी THA, तो यहां पर क्या आ गया सबसे पहले T, एप्रिसिएशन यानी A और T यानी टेस्ट यानी T। तो इसको TAT परीक्षण भी कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में इसको TAT परीक्षण ही कहा जाता है। कोई भी बोलता ही नहीं है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सीधे के सीधे यूं कहते हैं कि TAT टेस्ट में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये इसका प्रवर्तन किसने किया। तो देखिए, इसका जो प्रवर्तन है वो 1935 में किया गया और किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन व मूरे द्वारा किया गया। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1935 ईस्वी में मॉर्गन व 1935 ईस्वी में मॉर्गन व मूरे द्वारा इस परीक्षण का प्रवर्तन किया गया या इस परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है, किसके लिए है ये परीक्षण?
तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो परीक्षण है, इस प्रकार के 2 परीक्षण है। यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तो बालक अंतर्बोध परीक्षण भी एक और टेस्ट भी है। तो उसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है, इसमें युवाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रौढ़ लोगों का अध्ययन किया जा सकता है, वृद्ध लोगों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि भाई इस परीक्षण के द्वारा यदि अपन किसी का अध्ययन करना चाहेंगे तो वो 14 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। उससे कम उम्र के बालक का अध्ययन यदि करना है तो बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी दूसरे परीक्षण की तरफ अपने को जाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का मापन इस विधि के द्वारा किया जाएगा। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज कार्ड संख्या। मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसमें कार्ड संख्या पूछी जा चुकी है। तो कार्ड्स कितने होते हैं तो पहले ही बता दिया था मैंने कि भाई इसमें कार्ड संख्या होती है 30 महत्वपूर्ण रूप से। तो ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक खाली कार्ड भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड संख्या कितनी है तो आप 31 सीधा नहीं कहेंगे, आप 30+1 कहेंगे। क्योंकि इस एक को अलग से, जिस प्रकार से अपनों ने रोरशा शाही दब्बा में गत्ते को अलग से पढ़ाना, उसी प्रकार से इसमें भी 30 को अलग से और 1 को अलग से ही रखा जाता है। 30 में व्यक्तियों के चित्र होते हैं, जैसे 10 में पुरुषों के चित्र होते हैं, 10 महिलाओं के होते हैं और 10 दोनों के सम्मिलित चित्र होते हैं। तो 30 तो ये हो गए। अब ये बिल्कुल खाली है तो इसलिए इसको 30+1 कहा जाता है। तो अपन यहाँ पर कह देते हैं कि भी इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड होते हैं। तो वैसे तो 30 कार्ड होंगे परंतु एक कार्ड खाली और होता है। एक कार्ड और होता है जो खाली होता है। अब मैं यहां पर ये नहीं लिख रही हूं कि इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं, एक कार्ड खाली रखा जाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई 30 कार्ड है, उनमें 29 में तो कुछ चित्र होंगे और एक 30वां खाली हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूं लिखा है कि इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं, एक कार्ड और होता है जिसे जो खाली रखा जाता है या जिसे खाली रखा जाता है। ये चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कार्डों की कुल संख्या, वो भी मैं लिख देती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा है, कौन से परीक्षण की शुरुआत की है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT टेस्ट को पढ़ना शुरू किया है, जो 1935 में मॉर्गन व मूरे द्वारा दिया गया। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है और कुल कार्ड संख्या यदि देखें तो वो 31 होती है, जिसमें 30 कार्ड चित्रों से संबंधित होते हैं जबकि एक कार्ड खाली रखा जाता है। तो अब अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लीजिए। आगे अपन यूं देख सकते हैं कि भाई कुल कार्ड संख्या कितनी होगी। तो यदि पूछ लिया जाए तो आप यूं लिखेंगे कि कुल कार्ड संख्या 30+1 होगी। तो 30+1 कुल कार्ड होते हैं। और इनमें यदि अपन बात करें, चित्रों की बात करें, तो देखिए 10 तो पुरुषों के चित्र होते हैं, मैंने आपको बता दिया, 10 महिलाओं के होते हैं और 10 दोनों के लिए होते हैं। तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि 30 कार्डों में से
यहां पर यूं होगा 30 कार्डों में से 30 कार्डों में से 10 महिलाओं के लिए 10 पुरुषों के लिए तथा 10 दोनों के लिए होते हैं। इसमें जो चित्र होते हैं ना, जो चित्र बने होते हैं वो अर्ध निर्देशित होते हैं। अब अर्ध निर्देशित किसे कहा जाता है, वो क्या चीज होती है, वो चीज भी अपन देख लेंगे। पहले मैं यहाँ पर यूं लिख देती हूँ कि कार्डों में ये हो गए और इसके साथ साथ ये एक तो खाली होगा, ठीक है, ये खाली होगा और ये 30 है, तीसों का विवरण अपनों ने देख लिया। उसके बाद अपन यूं कहेंगे कि भाई सभी चित्र अर्ध निर्देशित होते हैं। अब अर्ध निर्देशित का मतलब है कि आधे निर्देश, अर्ध का मतलब तो क्या होता है, आधा और निर्देश हो गया, निर्देश आदेश का ही एक रूप निर्देश होता है। यानी व्यक्ति को परीक्षण से संबंधित संपूर्ण चीजें नहीं बताई जाएगी, संपूर्ण चीजों का ज्ञान नहीं करवाया जाएगा, उसमें आधी अधूरी बात बता दी जाएगी। व्यक्ति को स्वयं कार्ड्स को पूर्ण करना होगा या स्वयं को उससे संबंधित अपने विचार पूरे के पूरे प्रकट करने होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर अपनों ने पढ़ा है भी 30 कुल कार्ड 30+1 होते हैं और जो 30 कार्ड है उनमें से 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि भाई यह जो परीक्षण है इसमें सभी चित्र अर्ध निर्देशित होता है। देखिए इसमें जो चित्र होते हैं उनमें अपनों ने यूं कहा, अपनों ने 2 बातें देखी। एक चीज तो ये देखी कि भाई 10 कार्ड तो किसके लिए है, पुरुषों के लिए, ठीक है, 10 कार्ड। अब पुरुषों के लिए का मतलब ये भी है कि भाई 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर किया जा सकता है और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर किया जा सकता है। 10 कार्ड मिक्स बनाए जाते हैं जो दोनों से संबंधित होते हैं, तो वो दोनों के समक्ष ही रखे जाते हैं। चाहे आप पुरुष पर प्रयोग कर रहे हो, पुरुष का मापन कर रहे हो, चाहे वह आप स्त्री का परीक्षण कर रहे हो, ठीक है। तो 10 किसके लिए होता है, 10 होता है महिला के लिए या स्त्री के लिए और 10 कार्ड किसके लिए होते हैं, दोनों के लिए। तो यहाँ पर क्या चीज आ गई, यहाँ पर ये स्पष्टतः अपनों ने देखा कि भाई पुरुषों के लिए 10 कार्ड तो है ही है और ये 10 दोनों के लिए हैं, तो इनमें भी पुरुष शामिल हो जाएंगे। यानी पुरुषों के लिए टोटल कार्ड संख्या कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। और यदि अपन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 10 कार्ड तो ये है ही, 10 कार्ड तो स्पेशली महिलाओं के लिए और 10 ये दोनों है, तो इसलिए इन पर ये 10 भी प्रयोग किए जाएंगे। तो इनके लिए भी कार्ड संख्या कितनी होगी, 20 होगी। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई टोटल कार्ड संख्या तो 30 होती है इसमें, पर प्रयोज्य या जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाना है, जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाना है, उसके समक्ष सिर्फ 20 ही रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो या तो पुरुष है या महिला है, तो पुरुष से रिलेटेड 20 ही कार्ड होंगे, 10 तो अकेली महिला के लिए हो जाएंगे, तो उनको तो अपने को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि किसी भी प्रयोज्य पर इस परीक्षण के दौरान कितने कार्ड प्रशासित किए जाएंगे या कितने कार्डों का प्रयोग किया जाएगा, तो कितने का, 20 का। तो इसको भी मैं लिखवा देती हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। परीक्षण के दौरान
अपन यूं लिखेंगे कि भाई परीक्षण के दौरान जब अपन किसी व्यक्ति पर परीक्षण कर रहे हैं तो उस समय परीक्षण के दौरान प्रयोज्य पर यानी जिसका परीक्षण किया जा रहा है उस प्रयोज्य पर 20 कार्ड ही प्रशासित किए जाएंगे। केवल 20 कार्ड ही प्रशासित किए जाएंगे। 10 कार्ड है वो उनके सामने नहीं रखे जाएंगे, नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो परीक्षक है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, वो क्या करता है कि इन कार्डों को 2 सत्रों में प्रेषित करता है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही उसके समक्ष 20 के 20 कार्ड उसने रख दिए, नहीं, वो पहले 10 कार्ड लेकर जाएगा। 10 कार्डों से संबंधित प्रत्येक पर उसका विवरण लिखवाएगा, प्रत्येक से संबंधित विवरण लिखवाएगा। फिर वो 10 कार्ड जो अलग है, जो मिक्स है, उनको भी वो उनके सामने रखेगा और उनके सामने रखता हुआ और प्रत्येक का विवरण है वो परीक्षक साथ साथ उससे लेता जाएगा। किससे? परीक्षार्थी से। तो अपन यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अपन यूं कह सकते हैं कि भाई 20 कार्ड होंगे, 20 कार्ड प्रयोज्य पर 2 सत्रों में प्रशासित किए जाएंगे। देखिए, प्रशासित का मतलब प्रयोग है। मैंने यहाँ पर इस शब्दावली को इसलिए दिया है ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कहीं कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर अपनों ने कौन कौन सी चीज देखी? भी परीक्षण के दौरान प्रयोज्य पर केवल 20 कार्ड ही प्रयोग किए जाएंगे और 20 कार्ड जो होंगे उनमें उनको भी 2 सत्रों में प्रशासित किया जाएगा या 2 सत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, उसके सामने लाया जाएगा। तो देखिए 2 सत्रों में, और अपन यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सत्र में 10 कार्ड प्रकाशित होंगे। अब ये लो, और भी चीज क्लियर होगी। 2 सत्रों में यानी 10-10 करके अपन प्रशासित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है। 10 अलग है, 10 अलग है, तो वो 10 पहले कर देगा, 10 उसके बाद में कर देगा। ठीक है, उसके बाद अपन यूं भी कह सकते हैं, उसके बाद इसके संबंध में देखा जा सकता है इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए, कार्ड कितने हैं टोटल? 20। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति यानी किसी पुरुष का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आपके पास कार्ड कितने हैं? 20। 20 में से 10 आपको पहले उसके सामने रखने हैं, 10 उसके सामने बाद में रखने हैं। ठीक है, 10-10 करके रख रहे हैं, तो पहले आप 10 लेकर जाएंगे उसके सामने, तो उसमें भी एक कार्ड दिखा दिया, उस पर कहानी लिखवा दी, एक कार्ड दिखा दिया, फिर उस पर कहानी लिखवा दी। इस प्रकार से उसके सामने एक एक करके और 10 कार्ड एक साथ, और फिर थोड़ा समय देकर और फिर 10 कार्ड एक साथ रखे जाएंगे। प्रत्येक कहानी लेखन के लिए उसको सिर्फ 5 मिनट दी जाएगी कि 5 मिनट के अंदर अंदर वह उस कार्ड से संबंधित अपने सभी विचारों को प्रकट कर देगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई परीक्षण के समय एक एक करके कार्ड व्यक्ति के समक्ष रखते हुए 5-5 मिनट देकर
5-5 मिनट देकर उससे कहानी लिखवाई जाएगी। ये लीजिए, तो ये तो है प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया इतनी सी है, 2 बार में 10-10 कार्ड रखने हैं, एक एक करके उस पर कहानी लिखवानी है। तो ये तो हुई इसकी प्रक्रिया। इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के कौन से पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है? क्या अपनों ने जो रोषाशाही दब्बा में सामाजिक समायोजन संवेगात्मक स्थिति को देखा, उसी का पता लगाया जाता है, या किसी अन्य पक्ष का मापन किया जाता है? किस प्रकार से व्यक्ति के विचारों का आकलन किया जाता है, ये तो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।